सर, पहला सवाल तो ये है कि जो देश में लगातार हालात, हिंसा के हालात हो रहे हैं, अभी मणिपुर जला, उसके बाद अभी हरियाणा जल, इस पर आपका क्या कहना है? देश के अंदर जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग देश में 2024 के चुनाव को धार्मिक वातावरण में करवाना चाहते हैं और इसकी वजह से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो हिंसाएं देश भर में हो रही हैं, इस प्रकार का जो वातावरण तैयार किया जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी के लोग ऐसा चाहते हैं अगला चुनाव या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो या तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हो। देश में आम चुनाव जनता के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। आम चुनाव देश में महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर या देश में एजुकेशन की व्यवस्था खराब है इसके मुद्दे पर या किसानों के हक अधिकार के मुद्दे पर, मतलब जो देश के मौलिक मुद्दे हैं इस पर चुनाव नहीं होना चाहिए और चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होना चाहिए ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीता जा सके और वोट लिया जा सके। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जितनी ज्यादा जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है और जिस तरीके से महिलाओं के साथ जिस प्रकार की चीजें हो रही उसके आधार पर तो मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था अभी तक, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। और इसी प्रकार हरियाणा में 2-3 दिन पहले से ही यह सारा वातावरण तैयार किया गया था। यात्रा 31 जुलाई को निकलना था और जुलाई में यात्रा निकलना था 30 या 31 को, और उसके एक हफ्ते पहले से इस प्रकार का माहौल खराब करने की कोशिश शुरू हो गई थी और लगातार सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे थे। बिट्टू बजरंगी हो या मोनू मानेश्वर हो या कोई और जो दूसरे भी लोग हैं, तो इनके वीडियो वायरल हो रहे थे। एक यहाँ का कोई विधायक है उसका भी नाम आ रहा है। तो इस प्रकार से जो तमाम लोगों के वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे थे, तो ये बात तो पुलिस प्रशासन की नोटिस में पहले से थी कि इस प्रकार का कोई माहौल खराब हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उसको रोक लगाने के लिए जो कार्यवाही पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए थी वो नहीं किया। उन्होंने शोभा यात्रा की परमिशन भी दिया और परमिशन देने के बावजूद इस बात को नहीं तय किया कि जो लोग शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस ने ये सारी चीजें नहीं किया और जिस प्रकार से हरियाणा में अलग अलग नेताओं का, अलग अलग मंत्रियों का जिस प्रकार का बयान आ रहा है, तो इसके आधार पर यह बात साबित हो रही है कि ये जानबूझकर आरएसएस बीजेपी के द्वारा इस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि देश का माहौल खराब किया जा सके और देश में जो मौलिक मुद्दे हैं उन मौलिक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट किया जाए। क्योंकि अभी लगातार प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, लोग परेशान हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं, तो उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाया जाए, लोग सरकार से सवाल न पूछे और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग वोट करें 2024 के चुनाव में या उसके पहले अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का ये आरएसएस बीजेपी का एक स्टंट है। अच्छा सर, लगातार खबरें आ रही है कि भारत में पुलवामा 2 होने की संभावना है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, जो वकील साहब हैं प्रशांत भूषण, उनका भी एक वीडियो आया था। तो इस प्रकार की बातें तो हमारी तो कोई सोर्सेज नहीं है कि इस प्रकार की जानकारी हमारे पास है, लेकिन जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के लोगों का काम है उसके आधार पर लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं। या प्रशांत भूषण जी का एक वीडियो आया, उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रिसोर्सेज से ये जानकारी आ रही है कि ये होने वाला है, तो उनके पास कोई सोर्सेज होंगे तो जिसके आधार पर उनके पास में जानकारी है। मगर आरएसएस बीजेपी ये चाहती है कि हमको ये चुनाव जो करवाने हैं, ये चुनाव जनता के आम मुद्दों पर ना हो, ये चुनाव या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हो या तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हो। तो इसके आधार पर वो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार ये बोला जा रहा है कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश में 75 साल से मुसलमान तो राज कर नहीं रहे हैं जी।
75 साल से देश में जिनको हिंदू कहा जा रहा है वही लोग राज कर रहे हैं और हिंदू के नाम पर ब्राह्मण राज कर रहे हैं। लोहिया जी ने एक किताब लिखा, हिंदू बनाम हिंदू। 75 साल से वोट तो सबको हिंदू कहकर लिया जा रहा है, मगर राज कौन कर रहे हैं? अगर हम 75 साल से ये कहें कि देश में कितने बैकवर्डों की पार्टियों ने दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनाई, कितने शेड्यूल कास्ट के पार्टियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनाई, कितने शेड्यूल ट्राइब की पार्टियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनाई, या कितने शेड्यूल कास्ट के लोग 5 साल का देश में प्रधानमंत्री बन गए, कितने शेड्यूल ट्राइब के लोग देश में, क्या ये हिंदू नहीं है? या अगर ओबीसी की बात करें तो कितने ओबीसी के लोग 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बन गए, क्या ये हिंदू नहीं है? एक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, कहा गया ये ओबीसी है, मगर नरेंद्र मोदी तो बाद में ओबीसी में शामिल हुए, पहले ओबीसी में उनकी जाति थी नहीं, और वो ओबीसी में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी अपने को कहते भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, मगर देश में जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही है। तो ओबीसी के नाम पर वोट बटोरने का काम चल रहा है और ओबीसी के विरोध में फैसले किए जा रहे हैं। तो अभी ओबीसी के बच्चों का स्कॉलरशिप बंद पड़ा है, ओबीसी के लोगों का जो बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनको रोक दिया। सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी ने किया, मगर बजट में ओबीसी के विकास के लिए कुछ नहीं। अब बगैर बजट का विकास कैसे होगा, ये फार्मूला तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस बीजेपी के लोग देश में एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के पैदल घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन बुरी तरीके से चौपट है, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी हो गई है। तो वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीता जाए, इसलिए वो हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि देश की सत्ता और व्यवस्था पर 3.5% के ब्राह्मणों ने नियंत्रण किया हुआ है। आजादी से लेकर अब तक 75 साल में किसकी सरकार है? हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों ने की पार्टियों ने सरकार बनाया। अगर हम जहां से देश चलता है, जहां से कानून बनता है, वहां ब्राह्मणों की पार्टियों ने सरकार बनाया। जहां से देश चलता है, जो अधिकारी हैं क्लास 1 क्लास 2 के, तो 80% के लगभग ऊंची जाति के लोग हैं, ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। अगर हम न्यायपालिका की बात करें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, तो कौन लोग हैं? अगर हम मीडिया की बात, इसमें कहीं भी मुसलमान है? अगर कहीं भी मुसलमान नहीं है तो आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदू राष्ट्र, और ना मुसलमान है ना ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्राह्मणों द्वारा एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो 3.5% के ब्राह्मण अपने वोट पर चुनाव नहीं जीत सकते। और आरएसएस बीजेपी के लोग जो कोई काम देश में नहीं किए, वो ऐसा चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कह के देश में बहुसंख्यक आबादी को भड़काया जाए और भड़का करके उनका वोट और सपोर्ट लिया जाए। इसके लिए भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उनके नेता भी बयान दे रहे हैं और तमाम बाबाओं को भी इस काम पर लगाया गया, वो भी बयान दे रहे हैं। तो इससे ओबीसी एससी एसटी के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है और अपने बेसिक मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। सर, दूसरा, ये ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट ने एएसआई को सर्वे के लिए दिया है, तो हिंदू पक्ष से अपनी जीत के तौर पर मना रहा है। इस पर आप ये जितने विवाद खड़े किए जा रहे हैं, एक्चुअल में ये ओबीसी एससी एसटी को धार्मिक ध्रुवीकरण के झांसे में लाने का मामला है। इसको इस दृष्टि से सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो ये इलेक्शन के पहले इस प्रकार के हवा खड़े किए जा रहे हैं, एक एक चीज खड़ा किया जा रहा है, ये खड़े करने का जो सबसे बड़ा मकसद है, वो सबसे बड़ा मकसद ये है कि ओबीसी एससी एसटी हिंदू कैसे बनेगा और हिंदू बन करके उसको हिंदू के नाम पर वोट कैसे डालेगा। क्योंकि वो अपने बेरोजगारी, भुखमरी, अपने मुद्दे पर वोट डालेगा, किसानों को उनकी एमएसपी नहीं मिल रही उसके मुद्दे पर वोट डालेगा, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही उसके मुद्दे, तो इस पर वोट ना पड़े और वो हिंदू मुसलमान पर वोट डाले। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश के तहत ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। आरएसएस बीजेपी के लोग इसको चलाने का काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में
अगर जमीन के नीचे खुदाई हो जाए तो जमीन के नीचे इस देश में सबसे अगर प्राचीन इसमें निकलता है तो वो सम्राट अशोक के बनाए गए स्तूप निकलते हैं, तथागत के बनाए गए तथागत के समय की चीजें निकलती हैं, या महावीर जैन के समय की चीजें निकलती हैं। तो इस देश में जो ब्राह्मण लोग जिनकी बात कर रहे हैं उनका तो आज तक कहीं खुदाई में कुछ निकला नहीं है। खुदाई में जो निकला है वो ज्यादातर सम्राट अशोक के बनाए गए स्तूप और बुद्धिस्टों से संबंधित चीजें निकली है और जैनों से संबंधित चीजें निकली हैं, क्योंकि प्राचीन धरोहर भारत की यही है, प्राचीन इतिहास जो भारत का यही है। तो इसलिए अगर खुदाई होती है और ईमानदारी से खुदाई होती है तो आपको पता चलेगा। जैसे अयोध्या में लॉकडाउन के समय जब उसका समतलीकरण किया जा रहा था तो नीचे जो अवशेष मिले वो अवशेष बुद्धिस्टों से संबंधित अवशेष थे, मतलब बौद्ध से और सम्राट अशोक से और राजा प्रसेनजीत से, इन लोगों से संबंधित चीजें जमीन के नीचे जो तमाम लोग हुए उन लोगों से संबंधित चीजें जमीन के नीचे मिल रही। जो चीजों का दावा ब्राह्मण कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है, इसलिए वो चीजें मिलती नहीं है जमीन के नीचे। जी सर, ईवीएम से लगातार चुनाव हो रहा है और 2024 में भी ईवीएम से चुनाव होगा और ईवीएम घोटाले करती है, तो इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? ईवीएम घोटाले को लेकर लगातार हम लोग जागरण चला रहे हैं और ईवीएम आंदोलन का नेतृत्व जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम जी पूरे देश भर में कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके वीवीपैट मशीन लगवाने का काम किया हर जगह पे। तो अभी वो उसके लिए आगे जो भी वो आंदोलन घोषित करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम ईवीएम मशीन, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं रोकी गई तो ईवीएम मशीन फोड़ने का भी काम करेंगे। तो वो जिस प्रकार का आंदोलन घोषित करेंगे उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ शामिल रहेगा। लेकिन मेरा ये कहना है, हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराने के लिए एकजुट भी हो रहे हैं, उन लोगों को इस पर पहल करनी चाहिए और इसका बंदोबस्त करना चाहिए। सर, जनता से और एक सवाल आ रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का क्या भूमिका रहेगी? क्या राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग? हम नॉन पॉलिटिकल संगठन है, हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, मगर हम इस बात को देखेंगे कि ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई कौन मजबूत कर रहा है, उसका हम लोग आकलन करेंगे और उसके आधार पर फैसले करेंगे। चूंकि हमको हमारे हक अधिकार से मतलब है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई को जो मजबूत करेगा उसके साथ में हम खड़े होंगे। ऐसा फैसला जो हम लोग करेंगे आने वाले समय। पिछड़ी जातियों का हक आरक्षण में नहीं दिया जा रहा है, 27% भी नहीं पूरा दिया जा रहा है, इस समस्या का हल कैसे होगा? पिछड़े वर्ग के लोग जब तक धर्म के नाम पर वोट डालते रहेंगे, जाति के नाम पर वोट डालते रहेंगे, इससे इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जैसे अभी माहौल बनाना शुरू हो गया है धार्मिक, तब अगर पिछड़े वर्ग के लोग इसमें बह जाएंगे, या उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया गया कि यहाँ यादव और नान यादव का मामला खड़ा किया गया, इसके आधार पर लोगों ने आरएसएस बीजेपी को वोट दिया। तो आरएसएस बीजेपी को वोट दिया इसलिए अब 27 भी नहीं मिल रहा है। अभी पंचायत अधिकारी की जो भर्ती निकली उसमें 27 की जगह 9.5% मिला। जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, हाई कोर्ट ने मान लिया गड़बड़ी हुई है, फिर भी नहीं दिया। तो जो लोग ये कह रहे थे 46 एसडीएम में 56 हो गए यादव, तो अब वो लोग कहाँ हैं जो ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी आरएसएस के लोग भाई यादवों को नहीं मिलना चाहिए, बाकी लोगों को मिलना चाहिए, तो अब वो कहाँ हैं? तो इससे सीखना चाहिए कि हमारा दुश्मन हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हमें हमारे हक अधिकार को लेकर के जागृत रहना होगा और जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर, अपने हराओ जिताओ से ऊपर उठकर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जिस दिन ओबीसी वोट डालना सीख जाएगा उस दिन उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ओबीसी को इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिलता है, ओबीसी के नाम पर अधिकार मिलता है। तो ओबीसी के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, अपने हक अधिकार के मुद्दे पर जिस दिन हम वोट डालना सीख जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार लोगों को जागृत कर रहा है, संगठित कर रहा है और आने वाले समय में हमने पिछली बार भी आंदोलन किया था और इसको लेकर आने वाले समय में बड़े आंदोलन की रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी।
क्योंकि देश में जब हमारा संगठन जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा मजबूत हमारा आंदोलन होगा। तो ये भी हम लोगों को कहना चाहते हैं कि संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करो, इसकी कमेटियां बनाओ गांव गांव तक, ताकि ज्यादा मजबूती से संगठन खड़ा होगा। तो संघ में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, तो ज्यादा मजबूती के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो हक अधिकार जा रहा है उसको जाने नहीं दिया जाएगा। जी धन्यवाद।